नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, चलिए आज का न्यूज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विपक्षी एकजुटता वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना में शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी लोकतंत्र पर डाका, अब हाइड्रोजन बम से करेंगे बेनकाब। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में बड़े पैमाने पर यात्रा और सभा के साथ हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समापन सभा में निर्वाचन आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकसभा से विधानसभा तक वोट चोरी कर लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। यह सिर्फ चुनाव का ही नहीं बल्कि जनता का अधिकार, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की चोरी है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर समापन सभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण को तीखे अंदाज में एटम बम और हाइड्रोजन बम के प्रतीक से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मधेपुरा में हमने एटम बम दिखाया था जिसमें फर्जी वोटिंग की पोल खुली। अब भाजपा वाले तैयार हो जाओ, हम हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। जब पूरे देश की वोट चोरी सच्चाई ब्लैड एवं व्हाइट में मालूम होगी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के चुनाव की चोरी की गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी पटना के डाक बंगला चौराहा में अपना वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया और साथ ही तीखे अंदाज में बोला कि हम वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम की तरह फोड़ेंगे, जिससे कि मोदी सरकार अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह बचेगा। इसी के साथ दोस्तों, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आयोग से मिलकर चुनाव की चोरी की। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल की मधेपुरा विधानसभा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट पाए गए हैं। बेंगलुरु की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन जिस सीट पर नकली वोट थे वहां हम हारे और उसी के दम पर बीजेपी लोकसभा जीत गई। यही सीधा सबूत है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर लोकतंत्र के साथ धोखा किया। बिहार की जनता की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने बोले कि आपके ज़बरदस्त रिस्पांस ने देश के मैसेज दिया है कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चों तक ने वोट चोर के नारे लगाए। यह सिर्फ चुनाव मुद्दा नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। बिहार में नकली सरकार, तेजस्वी बोले। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार को नकली बताते हुए कहा कि बिहार को अब लुटपट्टी टेट नहीं बल्कि ओरिजिनल सोच वाली सरकार की जरूरत है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि हमने जो भी कहा वहीं राज्य सरकार नकल कर रही है। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की है तो सरकार ने भी पेंशन बढ़ा दिया। हमने डोमिसाइल नीति बढ़ाने की घोषणा की तो वो भी करने लगे। हमने युवाओं की बात की तो सरकार ने भी इसकी नकल कर दी। भाई बहन मान योजना को लेकर की घोषणा की तो सरकार ने रोजगार के नाम पर 10,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। यह सरकार सिर्फ नकल कर सकती है, नई सोच नहीं ला सकती। तेजस्वी ने कहा कि जनता को तय करना है कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम। उन्होंने वादा किया कि राजद सत्ता में आई तो ऐसा बिहार बनाएगी जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई सबको मिलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव श्री नीतीश कुमार के बड़ा झटका देते हुए कहते हैं कि हम जो ऐलान करते हैं जनता को देने के लिए, वहीं माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारी नकल करते हैं। अभी ये जनता तय करेगी कि उन्हें एक नकल करने वाले सीएम चाहिए या ओरिजिनल। देश बचाने के संकल्प का चुनाव, हेमंत बोले। मार्च को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विधानसभा का चुनाव केवल बिहार की दिशा दशा ही नहीं तय करेगा बल्कि ये पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा। यह चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं बल्कि यह देश बचाने के संकल्प का चुनाव होगा। इसलिए महागठबंधन को समर्थन दीजिए। अब नहीं तो चेतने का मौका भी फिर नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ दीपांकर बोले, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। सभा में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि वोट चोरी के
जरिए लोकतंत्र, चुनाव व संसदीय प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। लोकतंत्र लेकिन बिहार ने एक बार फिर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस वोट चोरी का रोकने का और वोट सही इस्तेमाल करने का डबल इंजन सरकार को गद्दी से उतारना है। तो देख सकते दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत और दीपांकर जी दोनों मिलकर बिहार को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मोदी हटाओ नारे के साथ वोटर अधिकार यात्रा का समापन। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में एक बड़े पैमाने पर पदयात्रा और सभा के साथ हुआ। यह यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता पार्टी दल आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में निकली गई थी, जो विपक्षी दलों को एकता का प्रतीक बनी। समापन के दौरान मुख्यमंत्री नारा मोदी हटाओ संविधान बचाओ रहा विपक्षी दल के केंद्र सरकार को साफ संदेश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव झांसी राजनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएगा। इस घटना के बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा भरी। विपक्षी ने आगामी चुनाव के संदर्भ में जहां मतदान अधिकार और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़ा किया गया। यात्रा और समापन पटना के गांधी मैदान में शुरू हुआ, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुबह 11:30 बजे निकली पदयात्रा चिलचिलाती धूप में हजारों समर्थक के साथ आगे बढ़ी और डाकबंगला चौराहे पर एक विशाल सभा में परिवर्तित हो गई। यात्रा को गांधी से अम्बेडकर समापन यात्रा नाम दिया गया था, जो गांधी की अहिंसा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर जोड़ती है। हालांकि पटना के अनुसार यात्रा पटना हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर प्रतिमा तक पहुंचने के बजाय डाकबंगला चौराहे पर ही समाप्त हो गई। सभा में विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर नारे लगाए, जिनमें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे कड़े शब्द शामिल थे। यह सभा बिहार की राजनीतिक गर्मी को बढ़ाने वाली साबित हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग विपक्षी नेताओं के सुनने पहुंचे। इस समापन कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरे शामिल हुए, जो दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की एकता मजबूत हो सकती है। यात्रा और सभा में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के कोसी वेणुगोपाल, महासचिव पवन खेड़ा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता डॉक्टर सलीक अहमद खान सहित अन्य नेता शामिल थे। इसके साथ आरजेडी के विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंकज भट्टाचार्य, संजय सहित हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। समापन सभा का मुख्य आकर्षक मोदी हटाओ संविधान बचाओ का नारा रहा, जो विपक्ष की राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा है। अन्य नारे जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ ने मतदान सूची की कथित अनियमितताओं पर सीधा हमला किया। मालूम हो कि वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और 16 दिन में बिहार के 20 से अधिक जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के कथित अनियमितताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना था। इंडिया गठबंधन ने इस संविधान और मतदाता अधिकारों को रक्षा के लिए एक आंदोलन बताया है, जो गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज फाइनली 2 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा, जो कि बिहार में प्रारंभ हुआ था, उसका समापन हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जापान चीन यात्रा का संदेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जापान चीन यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन यात्रा पूर्व निर्धारित होने के बावजूद अमेरिका की आर्थिक ध्वंस की कूटनीति ने इस विशेष महत्व बना दिया। भारत के व्यापारिक हितों पर ट्रंप सरकार का चौतरफा हमले के बाद भारत को न केवल अपने निर्यातकों के लिए नई मंडियों की तलाश है, बल्कि चीन के साथ संबंधों का सामान्य बनाकर और भरोसेमंद मित्र रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करने की जरूरत भी है। अमेरिका यूरोप के कुछ समीक्षकों को लगता है कि ट्रंप के आक्रामक टैरिफ और
अप्रवासनीय नीतियों के भारत को मोहभंग हो जाएगा और वह चीन और रूस के खेम में जा सकते हैं। यह अवधारणा सही नहीं। बेशक 25 साल की रणनीति और आर्थिक साझेदारी को ताक पर रखते हुए भारत पर दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने, युद्ध को मुनाफा कमाने के आरोप लगाने और H-1B वीजा को भारतीय पेशेवरों को घोटाला बताकर उस पर अंकुश लगाने की बात करने के कारण अमेरिका से भारत का मोहभंग हुआ। पर भारत ने अमेरिकी या किसी और खेम में शामिल होना कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भारत ने क्वाड का सैन्य संगठन में बदलने के विचार से भी परहेज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 के शंग्री-ला डायलॉग मंच से कहा था कि भारत प्रशांत क्षेत्र को भारत कुछ देशों की रणनीति या उनके क्लब के रूप में नहीं देखता, न कि किसी देश को निशाना बनाने के साधन के रूप में देखना चाहता है। चीन को जरूर लगता था कि भारत अमेरिका के खेम में शामिल होकर चीन को निशाना बनाने में उसका साथ दे रहा है, पर अब भारत पर ट्रंप के टैरिफ हमलों ने शायद उसे भी एहसास करा दिया है कि भारत के बारे में उसकी आकांक्षा सही नहीं थी और अब उसने गलवान हमले से बिगड़े संबंधों को सुधारने की इच्छा के संकेत देते हुए शुरू की है कि इनकी शुरुआत पिछले साल कजान की शंघाई सहयोग संगठन बैठक में मोदी और शी की मुलाकात से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी का शंघाई संगठन की बैठकों में जाना कई नई बात नहीं है। वर्ष 2017 में भारत के इस संगठन में शामिल होने के बाद से वह इसकी बैठक के भाग लेते आए हैं और 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में इसकी वर्चुअल बैठक की मेजबानी भी कर चुके हैं। महत्व इस बात का था कि वह 7 वर्ष बाद चीन की यात्रा पर गए और गलवान की झड़प के बाद जिनपिंग के साथ यह उनकी दूसरी बैठक थी। शिखर बैठक में दोनों नेताओं ने भारत चीन के बीच पारस्परिक सम्मान और भरोसे का रिश्ता बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्तों के सुधार में प्रगति की बात करते हुए दोनों देशों के बीच उड़ानों, मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार की बहाली का ऐलान किया। राष्ट्रपति शी ने अच्छे पड़ोसी और प्रतिद्वंद की जगह सहयोग बनाने का आह्वान किया, पर दोनों के सामने अभी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत चाहता है कि चीन आतंकवाद के नियंत्रण में भी सहयोग करे। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले पाक आतंकी आपसी संपर्क के लिए चीनी ऐपों का प्रयोग कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपनी उपग्रह पूर्व सूचना प्रणाली से पाकिस्तान की मदद की। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिंचाई, पानी और बाढ़ के संकट खड़े कर सकता है। आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इस तरह के बहुत से मुद्दे पर आपसी समझ बनाने की जरूरत है। भारत और चीन दोनों अभी ट्रंप की धौंस भरे टैरिफ नीति का निशाना बने हुए हैं, इसलिए दोनों को अपने व्यापार और निवेश बढ़ाने की जरूरत भी है। चीन आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने से परेशान है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति तेज है। इसलिए संभावनाएं तो बहुत है, पर चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ते 10-100 अरब डॉलर के पास जा चुका है। व्यापार संतुलन के लिए जरूरी है कि चीन भारतीय सामान के लिए अपनी मंडियां खोल और भारत भी दवाएं बनाने वाले सक्रिय रसायन, मशीन, कल पुर्जे और खिलौनों जैसे सामान अपने यहाँ बनाने की कोशिश करे। भारत और चीन को रूस के साथ मिलकर ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुटता दिखाने की भी जरूरत है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने विश्व व्यापार संगठन को अप्रासंगिक बनाकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उसे पुनर्जीवित करने के लिए ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ ब्रिक्स को एकजुट होना और आपसी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाकर डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहिए। जिनपिंग ने पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करने के लिए दक्षिण देशों के एकजुट होने की बात भी की, पर चीन भारत के साथ
इतनी बार दगा कर चुका है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल है। शायद इसी को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री चीन जाने से पहले जापान की यात्रा की। जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए बड़े क्वाड का महत्वपूर्ण सदस्य है। चीन की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा के दौर में उसका रक्षा कवच बने रहने में अमेरिका की घटती दिलचस्पी को देखते हुए उसे अपनी रक्षा नीति बदलनी पड़ी है। अब वह रक्षा शोध और उत्पादन तथा सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में सहयोग की तलाश में है। भारत के साथ उसकी विदेश नीति के मूल्यों पर अद्भुत समानता के कारण जापान पिछले एक दशक से भारत के रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में निवेश और सहयोग बढ़ता आ रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी की जापान यात्रा के दौरान पर दोनों देशों के बीच भावी पीढ़ी की सुरक्षा व समृद्धि के लिए एक साझेदारी बनी है। इसके तहत जापान और भारत छठी पीढ़ी की सुरक्षा प्रणाली का विकास करेंगे, जिसमें लड़ाकू विमान भी शामिल होगी। यह साझेदारी दोनों को चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता का सामना करने में सक्षम बनेगी। साझेदारी में AI तकनीकी का प्रयोग, विकास और सेमीकंडक्टर निर्माण में भी शामिल है, जिसके लिए जापान अगले एक दशक के भीतर भारत में लगभग 6 लाख करोड़ येन का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जापान तकनीकी शक्ति का घर है और भारत प्रतिभा शक्ति का। दोनों की रक्षा और तकनीकी साझेदारी को स्वायत्तता और महाशक्तियों का विकल्प करते हुए चीन के एशिया की धुरी बनाने का सामने चुनौतियां दे सकती है। दोस्तों, इसी के साथ इन दिनों देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों संघाई सहयोग संगठन CEO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। भारत चीन के रिश्तों के बीच कुछ वर्षों से जारी तल्खी को मिटाने के लिहाज से उनकी यह यात्रा बेहद अहम रही। दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच शांति वार्ता को गति मिली और दोनों ने अपने मतभेदों को दूर करने का वादा किया। भारत चीन के बीच संबंधों को सुधार की इस पहले के क्या है निहितार्थ और दोस्ती की राह में मौजूद चुनौतियों जैसे विभिन्न पहलुओं के साथ इन दिनों देख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग अपने मतभेदों को 7 साल बाद मिटाने के बारे में सोच रहे हैं और शांति वार्ता का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, दोस्ती की जगह पर आगे बढ़ते भारत चीन। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन संबंधों को व्यक्तिगत रूप से निवेश किया और 2018 तक 5 बार इस पड़ोसी देश का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी की अब से पहले चीन की अंतिम यात्रा जून 2018 में तियानजिन शहर में इस शिखर सम्मेलन के लिए हुई थी, लेकिन 2020 के सीमा संघर्ष ने इस गति पर ब्रेक लगा दिया और PM मोदी को दोबारा चीन का दौरा करने में 7 साल लगे। प्रधानमंत्री का चीन जाने का फैसला कहीं न कहीं ट्रंप के उस दबाव का भी जवाब भी है जो वह रूस से तेल खरीदना बंद न करने के कारण भारतीय आयात पर 50% का टैरिफ लगाकर बना रहे हैं। एक विश्वसनीय सहयोग के कारण आश्चर्यजनक हमले के बाद भारत के पास 2 स्पष्ट विकल्प थे। पहला था कि झुकना और रूसी तेल खरीदना बंद करना, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरा विकल्प था कि दृढ़ रहना और अन्य अवसरों की तलाश करना। भारत ने फिलहाल सही विकल्प चुना। उसने बताया कि रूस उसका सदाबहार सहयोगी है और दबाव में आना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि के अनुकूल नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 विकल्प थे। पहला कि वे अमेरिका टैरिफ से बचने के लिए अपने दोस्ती रूस के साथ तोड़ दें और दूसरा कि अपना फैसला किसी और दूसरा विकल्प था कि किसी अन्य देश के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। इसी के साथ दोस्तों, प्रतिद्वंदी नहीं साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन की दीर्घकालिक वृद्धि एवं विकास को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा किए।
इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंद नहीं बल्कि साझेदार हैं। उनका मुख्य ध्यान अपने अपने घरेलू विकास लक्ष्यों पर है। उन्होंने यह भी माना है कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध 2.8 अरब लोगों के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ दोस्तों, भारत और चीन के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाना प्रतिद्वंद नहीं है बल्कि साझेदारी है, जिससे कि दोनों देशों को विकास हो सके। इसी के साथ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। सीमा विवाद समाधान एवं सहयोगी की प्रतिबद्धता। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को आपसी सम्मान और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर हल करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा की जारी रखने की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कजान में हमारी समर्थक चर्चा में हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिक की वापसी के बाद शांति का माहौल बना। इसी के साथ दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर भी मोदी और शी जिनपिंग के बीच चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सामने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद की समस्या का सामना भारत और चीन दोनों ने किया है। वहीं चीन ने इस समय से निपटने के लिए हर तरह से अपना समर्थन देने का भरोसा किया। देख सकते हैं दोस्तों, भारत और चीन 7 साल के बाद फिर से एकजुट हो गए हैं और दोनों देशों के बीच लगता है कि आयात निर्यात और अच्छे ढंग से हो सके। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों चीन यात्रा पूरी की, जताया आभार। SCO में पीएम मोदी ने विश्व को दिया सुरक्षा संपर्क अवसर का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की समर्थक यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार को स्वदेश पहुंचे गए। इस यात्रा के दौरान मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भाग लिया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि चीन के समर्थक यात्रा का समापन हुआ, जहां मैंने सम्मेलन में भाग लिया और विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने कहा कि सम्मेलन में सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी चीन सरकार और देश की जनता के आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में SCO समूह के प्रति भारत के दृष्टिकोण और नीति पर संक्षिप्त नाम SCO का नया अर्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि SCO के एक S का अर्थ है कि सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, C का अर्थ है कि कनेक्टिविटी यानी संपर्क और O का अर्थ है कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। और मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के महत्व पर भी आक्रोश जला। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि संपर्क के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान दिया जाना चाहिए। यह SCO चार्ट के मूल सिद्धांतों पर भी निहित है। संप्रभुता को दरकिनार करने वाले कनेक्टिविटी विश्वास और अर्थ खो देती है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने X पर लिखते हैं कि SCO का पूरा मतलब समझाते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ सुरक्षा, शांति और स्थिरता है, जो कि किसी भी देश के लिए विकास का एक नींव है। इसी के साथ देख सकते हैं तस्वीरों में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। पुतिन ने मोदी को अपनी लिमोजीन कार में दी लिफ्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी RS लिमोजीन कार में लिफ्ट दी और दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में इतर द्विपक्षीय वार्ता स्थल तक साथ पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति रेडियो स्टेशन बेस्ती FM की खबर के अनुसार पुतिन की लिमोजीन से होटल पहुंचने के दौरान रास्ते में दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी रही। होटल में दोनों नेता अपनी टीम के सदस्यों के साथ एक दूसरे से मिलने वाले थे। हालांकि होटल पहुंचने पर वे रूसी राष्ट्रपति की लिमोजीन से नहीं उतरे और 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। बाद में क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय के
प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग 1 घंटे तक आमने सामने की बातचीत की। तो देख सकते हैं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल गाड़ी लिमोजिन में प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से लगभग 1 घंटे तक आमने सामने बात हुई। इसी के साथ दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर जमकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का ट्रोल हो रहा है, इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के साथ बात करते हुए जा रहे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जमकर हो रहे ट्रोल। एससीओ सम्मेलन के दौरान दिलचस्प तस्वीर सामने आई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जमकर ट्रोल हो गए। दरअसल पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र से पहले कुछ समय साथ बिताया। तीनों नेता हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते नजर आए। इस दौरान तीनों नेताओं ने हंसी ठहाके लगाते दिखे। इसके बाद मोदी व पुतिन एक साथ मंच की ओर चले गए। दोनों शहबाज शरीफ के सामने निकल वह शहबाज की नज़र पीएम मोदी और पुतिन पर ही टिकी हुई थी। उनके चेहरे से बेबसी साफ दिख रही थी, जिसमें वे खूब ट्रोल हो रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के साथ बात करते हुए मंच की ओर जा रहे थे और उनको नज़रअंदाज करते हैं। इसी के साथ उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जम्मू का दौरा किया और कुछ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत एवं पुनर्वास मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि शाह के साथ राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के विपक्ष नेता सुनील शर्मा भी थे और उन्हें जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जानकारी दी। इसी के साथ दोस्तों, आईपीएल की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब आईपीएल की एक टीम आरसीबी जीत के जश्न के दौरान मारे गए लोगों की मदद के लिए आरसीबी ने फाउंडेशन बनाया है, जिसके तहत 2025 में जब आरसीबी जीती थी, जिसमें भगदड़ के कारण 11 लोगों का मौत हो गया था, उसी के लिए जिनके घर से 11 लोगों की मौत हुई थी, उन्हें 25-25 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं की नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। देख सकते हैं दोस्तों, जीत के जश्न के दौरान मारे गए लोगों की मदद के लिए आरसीबी ने फाउंडेशन बनाया। आरसीबी केयर्स उपलब्ध कराएगा रोजगार भी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने अपनी नई पहल आरसीबी केयर्स की शुरुआत इस साल आईपीएल ट्रॉफी समारोह के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान जाने के बाद की है। इसके तहत उन्होंने हर मृतक परिवार को 25-25 लाख देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा आरसीबी ने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत घोषणा की है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आईपीएल और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ASCA के साथ मिलकर काम करेगा। आरसीबी केयर्स ने स्टेडियम के भीतर स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान देने की भी बात कही है। आरसीबी केयर्स ने की विस्तृत जानकारी देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोमवार को कहा कि फाउंडेशन आईपीएल और कर्नाटक प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ मिलकर भीड़ प्रबंधन के बेहतर प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। इस झलक आरसीबी की आईपीएल में पहले खिताब जीत के जश्न के दौर पर भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। आरसीबी केयर्स ने कहा कि इसकी स्थापना हमारे 12वें सदस्य के सहयोग, सशक्तिकरण और तरक्की के लिए की गई है। देख सकते हैं दोस्तों, मृतकों के परिवार में 25-25 लाख देने का ऐलान किया गया है और साथ ही आरसीबी फाउंडेशन के तहत स्टेडियम में ही रोजगार देने की बात की गई है। इसी के साथ दोस्तों, आरसीबी केयर्स के 6 रोड मैप फाउंडेशन में इस लक्ष्य को पाने के लिए 6 बिंदुओं का फार्मूला बताया गया है, लेकिन सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी इस पर अमल हो सकता है। इसके एजेंडे में वित्तीय सहायता में इतर भी सहयोग मुहैया कराना शामिल है। इसमें बेहतर भी भीड़ प्रबंधन,
प्रोटोकॉल के लिए स्टेडियम अधिकारियों, खेल इकाइयों और लीग साझेदारियों से भी मिलकर काम करने की इच्छा जताई गई है। फ्रेंचाइजी के प्रशंसक सुरक्षा ऑडिट ढांचा भी तैयार करने का भी वादा किया है। इसके साथ ही मैदान पर अपने साझेदारों के प्रशिक्षण की भी बात कही है। आईपीएल ट्रॉफी समारोह के दौरान हुई भगदड़ में आरसीबी ने आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया के जरिए भारी भीड़ को आमंत्रित किया था। अधिकारियों के निष्कर्ष निकाला कि लाखों की संख्या में उमड़ी भारी भीड़ के कारण स्थानीय पुलिस की तैयारी पूरी नहीं हुई और पुलिस बल की कमी के कारण भीड़ नियंत्रण में गंभीर हो गई। देख सकते दोस्तों, भगदड़ में हुई मौत के लोगों के कारण बता रहे हैं कि 2025 में जब आईपीएल आरसीबी जीता तो इन्होंने लोगों को आमंत्रित कर दिया, जिसमें करोड़ों लोग देखने पहुंच गए, जिससे कि यह दुर्घटना हुई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।